अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद जो है, आप सबको रेसिकेम के जो प्लास्टर्स है, ड्राई मिक्स मोटर्स और प्री मिक्स प्लास्टर्स, उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है और हमारा प्लास्टर क्यों एक तरीके से बेहतर है और उसे क्यों लगाना चाहिए, उसे क्या क्या फ़वाइद हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो बताया जाएगा कि प्लास्टरिंग और रेंडरिंग है क्या, ये ज़रूरी क्यों है, कन्वेंशनल तरीके से साइट पे आज की तारीख में प्लास्टर कैसे हो रहा है, उसमें जो कन्वेंशनल तरीके से प्लास्टर होता है उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेसिकेम में प्लास्टर कैसे होता है, रेसिकेम क्या मटेरियल बनाती है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या मटेरियल बनाती है और क्या रिकमेंड करती है। उसके बाद हमारे जो रेसिकेम का प्लास्टर है उसके ऑन साइट एडवांटेजेस क्या है। फिर डेकोरेटिव प्लास्टर क्या होता है, डेकोरेटिव प्लास्टर और यहाँ जिसे लोकल मार्केट में कलर किट भी कहते हैं, वो कन्वेंशनल तरीके से कैसे होता है, कन्वेंशनल तरीके से कलर क्रिएट करने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, रेसिकेम में क्या क्या डेकोरेटिव प्लास्टर्स हैं उनके मुतल्लिक, और जो डिफरेंट ड्राई मिक्स प्लास्टर्स और प्री मिक्स प्लास्टर मोटर ड्राई मिक्स प्लास्टर्स और प्री मिक्स मोटर्स के हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लास्टरिंग और रेंडरिंग है क्या। प्लास्टरिंग और रेंडरिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे दीवारों को कवर किया जाता है, क्योंकि जब हम चुनाई कर रहे होते हैं ब्रिक से या ब्लॉक से, उसके ऊपर बीच में हमारे पास कंक्रीट की बीम्स आती हैं, कॉलम्स आते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो दीवार इटसेल्फ सीधी नहीं होती। तो इस दीवार को बिल्कुल फ्लैट करने के लिए जो है हम एक मोटर का इस्तेमाल करते हैं जिसे प्लास्टर कहते हैं, जो कि अंदरूनी दीवार पे होता है। और प्लास्टरिंग और रेंडरिंग में फिर क्या फ़र्क है, जो सीमेंट सैंड का मोटर स्ट्रक्चर के अंदरूनी तौर पे इंटरनली इस्तेमाल, उसे प्लास्टर कहते हैं, और जो बिल्डिंग के या स्ट्रक्चर के बाहर अगर वो प्लास्टर हो रहा है तो उसको रेंडरिंग कहते हैं। यूजुअली रेंडरिंग जो बाहर का काम होता है, वहाँ पे थोड़ा सा मसाला, अगर हम साइड मिक्स की बात करें, थोड़ा तेज़ रखा जाता है ताकि जो प्लास्टर का मसाला उसकी अपनी स्ट्रेंथ बेहतर, क्योंकि वो बाहर के प्लास्टर ने जो है ना एलिमेंट्स सच एज वेदरिंग एलिमेंट्स, सनलाइट, इस तरह की चीज़ों को बेयर करना होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा, फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई दीवारों को कवर क्यों किया जाए। इसलिए दीवारों को कवर किया जाता है कि एस्थेटिकली जो है ना, ब्रिक्स और जो ब्लॉक्स होते हैं वो देखने में इतने अच्छे नहीं लगते। उसके बाद जो कंक्रीट, नॉर्मली हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे कंक्रीट का आरसीसी का काम होता है, वो कंक्रीट की दीवारें और स्ट्रक्चर्स जो है वो इतने इवन नहीं होते। अगर मुझे कोई फाइनर फिनिश करनी है, जैसे कि मुझे वॉलपेपर लगाना है या पेंट लगाना है, उसके लिए मेरी दीवार का लेवल और इवन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम प्लास्टर और रेंडरिंग के लिए दीवारों से, इस मटेरियल से जो है वो दीवारों को कवर करते हैं। अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि अगर हम क्या कहते हैं, इंटरनली ड्राई वॉल वगैरह क्यों नहीं समझ, क्योंकि ड्राई वॉल की शीटें जो हैं वो सीमेंट सैंड के मोटर की निस्बत ज़्यादा महंगी पड़ती है। सो इट इज़ अ मोर इकोनॉमिकल वे ऑफ कवरिंग द वॉल्स रादर देन गोइंग फॉर ड्राई वॉल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अब ये ज़रूरी क्यों है, ताकि ये जो हमारे कंक्रीट जो है वो स्ट्रक्चर का लोड रिटेन करता है, और जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं उसकी अपनी कोई एज सच खासी कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ होती नहीं है जो हम अपने यहाँ लोकली यूज़ करते हैं। तो कंक्रीट के ब्रिक्स, ब्लॉक्स और ओवरऑल स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल वेदरिंग इफेक्ट से और इंटरनल जो यूजेज होता है उसकी जो स्मूथनेस के लिए जो है हम प्लास्टरिंग और रेंडरिंग जो है वो करवाते हैं अपने दीवारों में। तो ये बेसिक वजह होती है कि हम प्लास्टर और रेंडर क्यों करवाते हैं। अब कन्वेंशनल तरीके से जो प्लास्टर होता है उसमें बेसिकली साइड पे सीमेंट और रेती गिराई जाती है। इस सीमेंट और रेती को जो है अपने एक रेशो के हिसाब से, जो कि बाय वॉल्यूम होता है, मिक्स किया जाता है, और फिर उसके बाद उसमें पानी मिला के, समटाइम्स कुछ एडिटिव्स वगैरह लोग SBR टाइप के वगैरह मिलाए जाते हैं इसमें, और उसके बाद जो है ये प्लास्टर का मोटर बना के जो है ना दीवार पे एग्जीक्यूट किया जाता है। समटाइम्स ये ज़्यादा मोटा एक टाइम पे छप नहीं सकता, तो 15 mm 18 mm तक समटाइम्स एक लेयर में छापते हैं। फिर अगर लेवल फिर भी नहीं हो रहा तो दूसरी लेयर में छापते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में कच्चा और पक्का कहते हैं। तो समटाइम्स 2 लेयर में, समटाइम्स एक लेयर में, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस जो है इस प्लास्टर को जो है कन्वेंशनल तरीके से सीमेंट, रेती और सब करके मिक्स करके जो है वो दीवार पर छाप के किया जाता है। फर्दर प्रेजेंटेशन में, आने वाली प्रेजेंटेशंस में हम प्लास्टर करने के तरीके पे जो है वो ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे।
अब ये कन्वेंशनल प्लास्टर का जो है वो डिसएडवांटेज क्या है जो साइट पे नज़र आता है हमें। सबसे पहले तो ये जो है ना जगह बहुत घेरता है, क्योंकि जब हमारे साइट पे सीमेंट अलहदा गिर रही होती है, रेती अलहदा गिर रही होती है, ठीक है, इससे साइट जो है हमारी डिसऑर्गेनाइज भी बहुत होती है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को अगर हम इंटरनल काम करें तो काफ़ी फ्लोर्स तक हमें ऊपर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी लेबर भी बहुत कंज्यूम होती है। अच्छा, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेशोज़ तो अपने तौर पे जो है वो पेपर पे तो लिख लेते हैं, लेकिन साइट पे जो है ना अक्सर और बेशतर ये देखा गया कि इसकी मिक्सिंग जो है इनएक्यूरेट होती है, कभी सीमेंट ज़्यादा, कभी रेती ज़्यादा। अच्छा, किसी चीज़ का ज़्यादा होने से भी जो है वो इसकी जो है वो डिसएडवांटेज है। अगर हमारे लेट्स सपोज सीमेंट कम पड़ गई तो कम सीमेंट में डिसएडवांटेज है कि प्लास्टर की स्ट्रेंथ नहीं आती। अगर लेट्स सपोज सीमेंट ज़्यादा पड़ गई तो प्रॉब्लम आता है कि भाई हमारे जो प्लास्टर है उसमें श्रिंकेज बहुत है, तो हेडलाइन क्रैक्स आ जाते हैं। समटाइम्स बहुत ज़्यादा सीमेंट डालने से श्रिंकेज भी होती है और वो प्लास्टर अपने अंदर तो बड़ा सॉलिड होता है लेकिन उसमें हॉलो साउंड होता है, उससे दीवार से सही बॉन्डिंग नहीं की होती, क्योंकि दोनों मटेरियल्स की जो डेंसिटी है वो बड़ी वो मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके से कम्युनिटी हैज़, अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है तो समटाइम्स रोड पे ही सीमेंट, रेती वगैरह गिराई जाती है, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक होना और मुख्तलिफ़ किस्म के कम्युनिटी और सेफ्टी हैज़र्ड्स भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस की वजह से होते हैं। तो अब इसका अच्छा ये तो हो गया, इसके अलावा क्वालिटेटिव इश्यूज़ भी हैं कि ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा कि सीमेंट ज़्यादा है, रेती ज़्यादा है, तो उसमें क्रैकिंग और सैगिंग के मसले हैं, प्लास्टर की डीबॉन्डिंग के मसले हैं। समटाइम्स अगर हमारा पेंट, अगर इसका रेशो ठीक नहीं और बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल है और हम पेंट कर दें तो पेंट इटसेल्फ पील ऑफ हो जाता है। तो अच्छा, समटाइम्स इसमें जो है एस्थेटिक्स हमारे ठीक नहीं आते, फिनिशिंग इरेगुलर होती है। समटाइम्स पानी, सीमेंट और रेती का भी रेशो ठीक है लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से भी स्ट्रेंथ नहीं आती। तो इस तरह के क्वालिटेटिव इश्यूज़ जो है वो कन्वेंशनल प्लास्टर में काफ़ी जो है वो नज़र आते हैं। अच्छा, रेसिकेम का जो रेसिकेम में हम जो प्लास्टर सजेस्ट करते हैं वो क्या है कि वी प्रोवाइड अ फैक्ट्री मेड क्वालिटी कंट्रोल्ड होमोजीनियस ड्राई ब्लेंड, जिस ड्राई ब्लेंड के अंदर अपने ही एग्रीगेट्स, बाइंडर्स, एडिटिव्स, फाइबर, पिगमेंट सब चीज़ें पहले से प्री मेजर्ड क्वांटिटी में होती है। इसका अपना मिक्स डिज़ाइन बनाया जाता है, इसमें फ़िक्स पानी का रेशो हम रेकमेंड करते हैं, जिससे हमें पता होता है कि मिक्स होने के बाद अगर सही तरीके से लग जाए तो दीवार पे टेक्निकली स्पीकिंग हमारा आउटकम क्या आएगा। तो यही सारी चीज़ें जो हैं, जो सीमेंट, रेती जो हमने बताई, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रेशो में बाय वेट मिक्स होती हैं। मिक्स होने के बाद जो ये एक बैग में पैक होती है, पैक होने के बाद जो है ये मटेरियल रेडी टू यूज़ होता है, जिससे फिर हम बाद में हाथों से या मशीन से भी लगा सकते हैं। तो अगेन ये सेम प्रोडक्ट आया आपके पास रेडी टू यूज़, इसको हमने पानी में मिक्स कर लिया। पानी से मिक्स करने के बाद हम इसे या तो हाथों से या मशीन के ज़रिए इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ऑन साइट एडवांटेजेस जो रेसिकेम के जो प्लास्टर्स और एंडर्स के साइट पे आपको सीमेंट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, रेती छानने की ज़रूरत नहीं है, आपके सैंड की किसी किस्म की वेस्टेज नहीं है किसी किस्म की हैंडलिंग के दौरान। इनएक्यूरेट मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट एंड वाटर, ये सारी चीज़ें आप टोटली अवॉइड कर देते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये सारे के सारे मटेरियल की प्रोसेसिंग नॉर्मली साइट पे हो रही होती है, जिसमें लेबर बहुत खर्च होती है। इससे जब आपके पास इस तरह का मटेरियल आता है तो आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी साइड पे बढ़ती है, क्योंकि अब आपने सिर्फ और सिर्फ बैग खोल के पानी मिला के उसकी एप्लीकेशन करनी है। दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अ प्लास्टर्ड बिल्डिंग इज़ अ हैप्पी बिल्डिंग। तो अपनी बिल्डिंग में प्लास्टर ज़रूर करवाए। उसको मैं अक्सर और बेशक कराची शहर में भी देखता रहता हूँ कि लोगों ने घर बनाए हुए होते हैं, बस वो ब्लॉक पे छोड़ा हुआ होता है, अंदर प्लास्टर वगैरह नहीं किया होता, जिससे अनफॉर्चुनेटली इस प्लास्टर की जो लाइफ है और जो बिल्डिंग की लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर रहती नहीं है। Therefore I would always say that a plastered building is a happy building। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग कितने मज़े से मुस्कुरा रही है। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं डेकोरेटिव प्लास्टर्स एंड रेंडर्स की। डेकोरेटिव प्लास्टर क्या है? हमने बेस प्लास्टर तो लगा लिया ग्रे, उसके ऊपर नॉर्मली लोग पेंट करते हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स कराते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी मसले मसाइल ये रहते हैं कि एक तो पेंट ब्रीथ नहीं करता, नेगेटिव वाटर वेपर अगर चलता है तो उस पेंट की पपड़ी बन जाती है, नीचे से डैम्पनेस आती है तो वो पेंट, ग्राफी, इस तरह के एक्रेलिक मटेरियल जो है वो पपड़ी बन के निकल जाते हैं। प्लास्टर एज यू नो इज़ अ सीमेंटिशियस मटेरियल। हमने पिछली प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस किया था कि जो सिमिलर केमिस्ट्री के मटेरियल्स हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसी तरीके से अगर हम इसी प्लास्टर में अगर पिगमेंट मिला लें और थोड़ा उसको अच्छे से फिनिश कर लें तो वो बेसिक प्लास्टर को हम फिर डेकोरेटिव प्लास्टर कहते हैं। ऑफ कोर्स जब हम डेकोरेटिव की बात करते हैं तो उसमें एग्रीगेट्स की ग्रेडेशन,
पिगमेंट्स का सिलेक्शन और जो प्रोसेस ओरिएंटेशन है वो ग्रे बेस की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है, जिससे जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत बेहतर आती है। तो डेकोरेटिव प्लास्टर्स और रेंडर्स एक सीमेंटिशियस मटेरियल है, ठीक है, जो वर्टिकल सीमेंटिशियस ब्लॉक या प्लास्टर की सतह पे लगते हैं। अभी तक आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ डेकोरेटिव प्लास्टर जो कि किसी सीमेंट बेस्ड डेकोरेटिव प्लास्टर जो ब्रीदेबल भी और जिप्सम की शीट के ऊपर भी लग सके। तो ये जो है ना एस्थेटिकली बहुत अच्छी फिनिश देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में इस डेकोरेटिव प्लास्टर को कलर क्रीट कहा जाता है। अब कलर क्रीट या कलर किट कहते हैं या फेयर फेस कहते हैं। अब ये बेसिकली सैंड पे ये लोग क्या करते हैं कि साइड पे जो है वो वाइट सीमेंट गिरा देते हैं। वाइट सीमेंट के साथ जो हमारी पीली रेती है वो आ जाती है और उसमें समटाइम्स थोड़ा बहुत पिगमेंट वगैरह मिला के जो है वो उसको जो है ना दीवार पे करते हैं। अच्छा, इसमें इनको प्रॉब्लम ये रहता है कि ये 12 mm से कम या एक सर्टन थिकनेस से कम मटेरियल नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल सीमेंट एंड सैंड लेता हूँ उसमें किसी किस्म की पॉलीमर मॉडिफिकेशन नहीं करता, तो मुझे एक सर्टन थिकनेस ऑफ प्लास्टर चाहिए ही चाहिए जिससे मैं इसकी फिनिशिंग कर सकूँ। अच्छा, चूँकि हमारा प्लास्टर रेसिकैम का पॉलीमर मॉडिफाइड होता है वो 4-6 mm की थिकनेस पे लग जाए, जिससे बिल्डिंग पे ओवरऑल जो लोड या जो वज़न होता है वो कम होता है और इसके जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के एडवांटेजेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फेयर फेस प्लास्टर की। तो फेयर फेस प्लास्टर को यूजुअली एक बाहर के मुल्कों में जो मैंने ख़ास तौर पर जापान में देखा हुआ है, जिसमें तडाओ एंडो, रेंजो सुजुकी और इस तरह के जो बड़े आर्किटेक्ट्स थे पाकिस्तान में, हबीब फ़िदा अली एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है। ये क्या करते हैं कि इन्होंने ये जो है ना कंक्रीट की इटसेल्फ प्री कास्ट जो शटरिंग है उसी की फिनिश को जो है उसी को ऐसे पोर करते हैं और ऐसे उसको अप्लाई करते हैं कि वो फिनिश, क्योंकि वो पोर होने के बाद जब उसका फॉर्म वर्क खुलता है तो फिनिश लुक देता है। फिर उसके ऊपर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, मे भी अगर थोड़ा बहुत सीलर वगैरह लगाना होता है वाटर प्रोटेक्शन के लिए, वेदर प्रोटेक्शन के लिए, तो वो लगा लेते हैं। अदरवाइज द कंक्रीट इटसेल्फ इज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड ड्यूरेबल इनफ टू विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज़ कि इन आवर कंट्री, हमारे यहाँ चूँकि कॉस्ट का बड़ा इशू होता है, तो उस तरह का काम अगर हम कंक्रीट में शटरिंग के साथ और करने जाए तो बहुत महंगा पड़ता है पर स्क्वायर फुट। वो दीवार कंपेयर टू डूइंग अ ब्लॉक मेसनरी एंड प्लास्टर इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। तो अब इस तरह की मिलती, मैं देखिए प्लास्टर कैन नॉट रिप्लेस कंक्रीट, ये प्लास्टर है वो कंक्रीट है, लेकिन सिमिलर फिनिशेस के लिए और मिलती जुलती, मैं तो पर्सनली कहूँगा कि इक्वल ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स और सीलर्स वगैरह डालते हैं, तो फॉर मोर और लेस द सेम ड्यूरेबिलिटी एंड अ मच लेसर कॉस्ट एंड सेम मोर और लेस द सेम सॉर्ट ऑफ फिनिश, हम इसको फेयर फेस प्लास्टर कहते हैं। ये हमारे एक एग्जांपल भी मैंने स्लाइड में आपको शो की है, जहाँ पे एक बिल्डिंग पे हमारा काम हो रहा था और ये फिनिश होने के बाद, तो यहाँ पे भी जो आर्किटेक्ट था उसका जो बेसिक जो विजन था वो ये फेयर फेस प्री कास्ट जो है स्ट्रक्चर मेंबर्स पे था दीवारों के ऊपर। लेकिन क्या हुआ कि कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमने नॉर्मल मेसनरी के ऊपर प्लास्टर के ऊपर ग्रूव्स डाल के, जैसे उनकी क्या कहते हैं ड्राइंग में था, हमने फिर उनको फेयर फेस प्लास्टर करके दिया। अच्छा, यहाँ पे इनके पास जो आप सेंटर में जालियाँ जो देख रहे हैं, ये जालियाँ भी फिर इनको जो है सेम कलर और सेम फील में चाहिए थी, तो इसी प्लास्टर के मटेरियल से ही हमने इनको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट को हमने जो है जालियाँ भी कास्ट करके दी। अच्छा, अब जालियाँ तो कास्ट हो गई, लेकिन जालियों के बीच में जो मोटर था उसका कलर और फील भी अलग आ रहा था, तो यहाँ पे हमने जालियों के ऊपर जो कस्टम मेड मोटर है वो भी इनको डेवलप करके दिया, जिसकी वजह से आप इस पूरे स्ट्रक्चर का देखिए बिल्कुल एक मोनोलिथिक और एक यूनिफॉर्म और बेहतर लुक है। अच्छा, ये बिल्डिंग हमने मनोड़ा में की थी 2014 में, आज 2020 है। डिस्पाइट हैवी रेन्स और जो भी अभी मामलात हुए हैं शहर में कराची के, इसके बावजूद भी आज भी जाके देखें सी फेसिंग बिल्डिंग है मनोड़ा में, आज भी वैसी की वैसी है। हम अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो डेकोरेटिव प्लास्टर जो कन्वेंशनल तरीके से होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जो समटाइम्स अगर इनको कुछ बहुत, जैसे इस पर्टिकुलर केस में इनको एक बहुत ज़्यादा गहरा रेड रिच कलर चाहिए था और इसमें इन्होंने कहा था कि यार हम किसी किस्म का पिगमेंट भी नहीं डालना चाहते और इसको नेचुरल रखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये बेसिकली कंसल्टेंट की एक कॉन्ट्रैक्टर को ब्रीफ थी। अब कॉन्ट्रैक्टर साहब ने क्या किया कि साइड पे जो है ना ये अंदरून सिंध से और यहाँ से जो क्ले वाली और जो लाल मिट्टी है ना ये मंगवा के जो है ये साइड पे इन्होंने डंप कर दी। अच्छा, डंप करने के बाद इसके साथ वाइट सीमेंट का एक रेशो बनाया और उन्होंने प्लास्टर कर दिया।
अब ये प्लास्टर करने के बाद जो हमने पहले कहा था इरेगुलर मिक्सिंग और इस तरह की चीज़ें हुई, इससे ये सफ़ेद पूरे घर में इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन किए हुए घर में इस तरह के मामला, तो अब ये घर देखने में इटसेल्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगता। फिर क्या कहते हैं ये लोग कि इस ऐब को छुपाने में के लिए, या जो ये कलर में इस तरह का जो डिफरेंस होता है, जो फीका फीका लगता है, इसके लिए ये खामोशी से जो है ना डिस्टेम्पर का मिलते जुलते कलर का एक कोट कर देते हैं। तो भाई इतना महंगा काम करने से अच्छा था अगर आपने ऊपर से पेंट ही लगाना था इस पर, तो आप फिर सिंपल प्लास्टर करके पेंट कर लेते। देन यू डिड नॉट हैव टू गो थ्रू दिस इंटायर एक्सरसाइज टू। और ये फिर अच्छा इसको फिर बेचते भी, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो हैं इस तरह के मटेरियल को फिर कलर क्रीट और फिनिश करके और इस तरह से बेचते हैं। समटाइम्स वाइटनेस इंप्रूव करने के लिए जो है साइड पे जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी इसमें मिक्स करते हैं। उसके अपने क्वालिटी के डिसएडवांटेजेस है कि टाइटेनियम मिक्स करने के बाद जो है बहुत वायलेंट हेयर लाइन क्रैक्स आते हैं। ऑफ कोर्स इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कारीगर ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट इस मामले में मटेरियल के हवाले से भी होना चाहिए। फिर खैर कमिंग बैक टू दैट केस कि फिर वो टाइटेनियम में क्रैक्स होते हैं, फिर वो क्रैक्स को हाइड करने के लिए बहुत ही हैवी ड्यूटी वाटर रिपेलेंट लगाते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें करने के बाद ओवरऑल कॉस्ट ठीक ठाक हो जाती है। अब इसी को अगर हम हमारे सिस्टम से कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा आपको इनिशियली शायद सोचने में महंगा लगता है क्योंकि एक टर्न की सोल्यूशन जाता है एक प्रोडक्ट की सूरत में, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपको हर चीज़ डिवाइड कर करके दी जा रही है, तो मे बी उस वक्त जहन में वो टोटल नहीं घूमता। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रॉपर प्रीमिक्स सिस्टम में डेकोरेटिव लेके जाओगे, इवन आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर कराची की बात कर रहा हूँ, तो ये सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेंस, लुक एंड एवरीथिंग फिर भी सस्ता पड़ता है आपको। अब इसके डिसएडवांटेजेस एक तो हमने इसी तरीके से ये देखें, इस तरह से हेयरलाइन क्रैक्स आते हैं, कलर आपका जो है वेरिएशन में रहता है, और बारिश होने के बाद अगर प्रॉपर सीलर वगैरह ना लगा हो तो उसके बाद जो है ये पानी के धब्बे और निशान भी आते हैं। इसी तरह कुछ बारिश के बाद जब कुछ पुराने कलर क्रीट के किए हुए घर जहाँ पे आप देखेंगे पानी के निशान वगैरह आ रहे हैं और जो बिल्डिंग का इटसेल्फ लुक है वो लॉन्ग टर्म और ड्यूरेबल नहीं रहता। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ जो कलर क्रीट होता है, जो रेसिकैम पिगमेंटेड प्लास्टर मार्केट में प्रपोज कर रहा है, इट इज़ अ हाईली प्रोसेस्ड अनकंटामिनेटेड एग्रीगेट्स। वहाँ पे तो साइड पे ही छोड़ दिया जाता है, जिसका ग्रेन साइज सही होता है, राइट एप्लीकेशन। अच्छा हाई क्वालिटी पॉलीमर्स और यूवी स्टेबल पिगमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। वी प्रोबेबली आर दी ओनली कंपनी इन पाकिस्तान विच एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ यूजिंग यूवी स्टेबल सीमेंटिशियस ग्रेड पिगमेंट्स। उसके बाद हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि पर्पस बिल्ड प्रोडक्ट होता है, पर्पस बिल्ड एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के लिए। जब साइट पे जाते हैं कंसल्टेंट से बात करते हैं ना, तो पहले हम उसकी फिनिश समझते हैं, उससे समझते हैं कि वो आगे करवाना क्या चाहता है, और फिर उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट प्रपोज किया जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, चूँकि ये सारा काम फैक्ट्री में हो रहा है, तो इसमें कलर्स भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टेक्सचर्स भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और एक लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल फिनिश जिसमें कम से कम मेंटेनेंस हो, हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। अब इसके मैं आपको कुछ हमारे किए हुए काम के जो है कुछ रेफरेंसेस दे देता हूँ। ये एक बिल्डिंग थी AG गिगी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पे क्लाइंट ने अपनी कंक्रीट तो करवाई थी, लेकिन कंक्रीट जो है उनकी वो जो जब शटरिंग खोली तो उस तरह का उनको लुक नहीं आया, तो उस कंक्रीट के ऊपर फिर हमने जो है फेयर फेस प्लास्टर की उनको ड्रेसिंग करके दी, और फिर उनका ये स्ट्रक्चर हमने फिनिश करके दिया। यहाँ पे क्लाइंट को एक ब्रिलियंट वाइट प्लास्टर चाहिए था, उनको फिर हमने उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ब्रिलियंट वाइट प्लास्टर जो है हमने उनको बना के उनके हिसाब से टेक्सचर करके उनको जो है वो प्रपोज़ करके दिया। सिमिलरली मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक फेयर फेस गेट बनाना था, मस्जिद के काम के लिए एक सर्टन फिनिश थी जो कि एक स्टोन की कलर के साथ मैच करके उसको मिमिक करे, हमने ये काम सारे किए हुए हैं। उसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स थी जहाँ पे अगेन वही फेयर फेस वाला पैनल का लुक देना था, DG सीमेंट पे भी और बर्मा ऑयल पे भी वहाँ पे दिया। यहाँ पे सागा वन पे इनकी रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की कि मुझे पिंक कलर चाहिए, लेकिन कलर फेड नहीं होना चाहिए, सी फेसिंग एरिया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमने इनको ये करके दिया। यहाँ पे क्लाइंट को एक बहुत ही एक स्पेसिफिक टोन का वाइट चाहिए था रऊफ रेसिडेंस पे, तो हमने उनको वो पूरा मैच करके दिया। अच्छा ये सारे कलर्स हमारे स्टैंडर्ड शेड कार्ड में भी है। अच्छा अब हम आते हैं हमारे प्रोडक्ट रेंज के ऊपर। तो हमारे पास मुख्तलिफ प्लास्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें रेसी प्लास्टर एंड 100 जो है वो क्या कहते हैं 1 से 2 mm की थिकनेस पे, कम थिकनेस पे जो है वो हम रेकमेंड करते हैं। इसी तरह रेसी प्लास्टर एंड 110 जो है वो 4 से 6 mm की थिकनेस पे है। रेसी प्लास्टर एंड 120 ग्रे बेस प्लास्टर है ओवर ब्लॉक कंक्रीट मेसनरी वगैरह। 120C दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट।
और इसका हमारे यहाँ कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर रिज़ल्ट आ सकता है अगर हमारे यहाँ ब्लॉक वर्क और आरसीसी वर्क सीधा हो जाए। मतलब अगर ब्लॉक और आरसीसी के दरमियान अगर 12 mm के अंदर अंदर अगर लेवल हो सकता है तो हमारा मशवरा होता है आप डायरेक्ट पिगमेंटेड प्लास्टर कर लें इसके ऊपर, डायरेक्ट ब्लॉक के ऊपर। इससे जो है आपके दीवार पे सब नंबर 1 लोड कम पड़ेगा और आपके पास एक पिगमेंटेड परमानेंट फिनिश आ जाएगी। सीलर लगा के आपने इसको पैक कर दिया और उसके बाद जो भी वेदरिंग इफेक्ट्स है उससे भी बचता है और अगेन लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस नहीं होती। नीचे से सेम आती है तो पेंट पपड़ी प्लास्टर के फटने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसी तरीके से हम रेकमेंड करते हैं रेसी एसी है स्किम कोट, वेरी फाइन वेलवेटी फिनिश प्लास्टर है, लेकिन इसका थोड़ा सा क्लाउडी कलर में और टेक्सचर आता है। इन फ्यूचर की प्रेजेंटेशंस में हम किस प्लास्टर का कैसा फिनिश आता है, क्या टेक्सचर्स है, वो भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर हेरिटेज के काम होते हैं तो वहाँ पे लाइम प्लास्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब साइड पे आप लाइम एंड एग्रीगेट मिक्स करेंगे, आपको लाइम संभालते संभालते बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स उस जो बहुत 100 साल पहले जो इमारत बनी थी चूने पे बनी थी, उस वक्त के चूने के कारीगर भी अलग होते थे। आज तो चूने से प्लास्टर करने वाले लोग ही नायाब हो गए। तो जो लोग सीमेंट और रेत के आदी है, लेकिन आपको मटेरियल लाइम चाहिए ताकि आप उस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर की जो इंटेग्रिटी है और जो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रेजर्वेशन है वो रखना चाहते हैं, तो आप लाइम प्लास्टर यूज़ करें। इसी तरह इंटरनली अगर समटाइम्स रिक्वायरमेंट आती है जिप्सम प्लास्टर की, तो हमारे पास वो है। ब्रिक्स और ब्लॉक्स की चुनाई के लिए या मेसनरी के लिए हमारे पास ब्लॉक लेइंग मोटर है, रेडी टू यूज़ मोटर है। बैग खोला, पानी मिलाया, आपने चुनाई कर दी। सिमिलरली हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग रश कोट एक है। समटाइम्स कंक्रीट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं चिकनी होती है, उस पर हम नॉर्मली हैकिंग रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि हैकिंग करने से कंक्रीट का जो चिकने वाला जो टॉप सरफेस है वो निकल जाता है, फिर वो वेदरिंग एलिमेंट से कंक्रीट इटसेल्फ ख़राब होती है। हम कहते हैं बगैर हैकिंग के बॉन्डिंग रश कोट लगा दिया जाए, जिससे कंक्रीट को थोड़ा सा रफ़ कर दिया जाए, जिसके ऊपर फिर हम प्लास्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और कंक्रीट उस प्लास्टर को अच्छे से पकड़ेगा। सिमिलरली हमारे पास जनरल पर्पस फ्लोर स्क्रीड्स है कि बैग खोला, पानी मिला और फर्श अगर आपने डालना है आरसीसी कंक्रीट के ऊपर छतों पे स्लोप के लिए या बाथरूम्स के लिए या कुछ, तो ये भी रेडी टू यूज़ जो है वो फर्श है, फ्लोर है। इससे जो है एडवांटेज हमारा ये होता है कि ये जो भी हमारा मटेरियल है ये रेडी टू यूज़ है, तो ज़्यादा मटेरियल की हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने कॉस्ट, चूँकि हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉस्ट का बहुत मसला होता है, तो हमने एक एक्रेलिक बेस्ड टेक्सचर कोटिंग भी है जो रेसी AC 200 कहलाती है। ये नॉर्मल मार्केट में जो एक्रेलिक है उससे बहुत बेहतर क्वालिटी का है, जिसकी वजह से पानी के अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो इस कोटिंग में थोड़ी ऊँच नीच होती है, अदरवाइज़ ये फिर भी स्टेबल मटेरियल है कंपेयर टू द टेक्सचर एंड ग्राफी वर्क विच इज़ हैपनिंग इन द मार्केट टुडे। और सिमिलरली सीमेंटिशियस डेकोरेटिव माइक्रो कोट है जो बहुत पतली थिकनेस पे लगता है, लेकिन उसके लिए पीछे बैक के प्लास्टर की फिनिश बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। तो ये दो कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो हम करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रीमिक्स प्लास्टर्स की बात करें ना, जो हमने बेस प्लास्टर की बात की थी उसका, और जो ऑन साइड प्लास्टर, एक टेक्निकल कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ये है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे सैंड की ग्रेडेशन अच्छी है, वाटर रिटेंशन बेहतर है, हमें पता है हमारा एक बैग कितने स्क्वायर फुट देगा, हमें ये भी पता है कि हमारे बैग में का जो प्लास्टर है उसका वेट कम है, वेट मिक्स लाइफ वगैरह वगैरह। इसको अगर कोई टेक्निकली तौर पे स्टडी करना चाहे तो इस स्लाइड को पॉज करके वो देख ले। बाकी अदरवाइज़ टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारा टेक्निकली स्पीकिंग ये जो प्लास्टर है ये कन्वेंशनल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। इस वजह से नहीं कि हमने मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ किया, इस वजह से कि हमारा जो मटेरियल है बहुत ही कंसिस्टेंट प्रोसेस से गुजर के जाता है, जिससे हमें पता होता है कि हमारा एंड रिज़ल्ट ये आएगा। साइट मिक्स मटेरियल पे, साइट के किए हुए काम पे एंड रिज़ल्ट का एस्टिमेट लगाना जो है बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे अब अक्सर और बेशतर ये है कि हम लेबर या जो एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं उसकी गुड फेथ के ऊपर हम रिलाई कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारा बेसिकली जो रेसिकेम का जो हमारा कन्वेंशनल प्लास्टर है, ये उसको एग्जीक्यूट करने की एक वीडियो है जो मैं अभी यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा। अभी आपकी एक स्टैंडर्ड ब्लॉक मेसनरी की दीवार आ गई। यहाँ पे जो है हमारा ये प्रीमिक्स प्लास्टर है जिसका बैग है हमारे पास। अब ये बैग जो है हमने मशीन में फाड़ा, इसी मशीन के अंदर जो है इसका वाटर सीमेंट रेशो जो है वो डिटरमिन हो जाता है, जिससे हमें पता है कि कितने पानी की मिकदार इस मटेरियल में छोड़नी है। पहले से दीवार पे ठिये वगैरह लगे हुए हैं, ठिये वगैरह लगाने के बाद मार्किंग्स करने के बाद हम सिंपली दीवार पे ये मटेरियल स्प्रे कर सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस,
1 घंटे के अंदर 1500 से 3000 स्क्वायर फुट माल जो है वो स्प्रे हो सकता है। तो अगर पीछे से फिनिशिंग करने वाली टीम हमारी अच्छी है और वो पीछे से फिनिश करते करते जा सकता है, तो इसमें जो पर डे प्लास्टर का आउटपुट है वो बहुत बेहतर रहता है कंपेयर टू कन्वेंशनल वर्किंग स्टाइल्स। सिमिलरली ये जो हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा डेकोरेटिव प्लास्टर का जो है वो डेमो है, जिसमें सेम रेसी प्लास्टोरेंट 110 हमारा। अब यहाँ पे सेम दीवार जो हमारी प्लास्टर हुई हुई है उसको हमने पानी की तराई दी। अब यहाँ पे एक ये चीज़ है कि 110 अप्लाई करने से पहले 4 से 6 mm थिक प्लास्टर अप्लाई करने से पहले प्लास्टर की फिनिश इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। फिर अगेन हमने मशीन में वाटर और पाउडर का रेशो सेट किया, और अगेन हमारे पास गन्स है जिससे हमने ये सारा का सारा मटेरियल दीवार पे रिक्वायर्ड थिकनेस के ऊपर हमने स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद इसका वही हाथों से जो है इसकी फिनिशिंग का प्रोसेस है। ये अगेन स्प्रे हो रहा है। स्प्रे होने के बाद ये हाथों से ही लेवल होता है, फिनिश होता है। अगर कोई आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगनल, स्वर्ली कोई फिनिशेस वगैरह चाहिए तो इसी मटेरियल के साथ आप वुडन ट्रॉवल से जो है इसकी फ़िनिश कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रूव्स आप लगा लें, और ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद आप इसके ऊपर जो है वाटर रिपेलेंट सीलर लगता है जो ये यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अच्छा, ये हमने 4 से 6 mm में इस डेमोन्स्ट्रेशन में पेपर ग्रूव्स काटे हुए हैं जो पतले लगते हैं। अगर गहरे ग्रूव्स चाहिए इस मटेरियल में तो वो फिर हम रेकमेंड करते हैं कि बेस प्लास्टर इटसेल्फ में ही वो ग्रूव्स जो हैं वो के काट लिए जाएं। सो दैट वाज इट फ्रॉम आवर एंड। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चंस हैं इस प्रेजेंटेशन के मुतालिक तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। वी आर देयर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल। और आप सबकी अटेंशन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।